कि हथेली पर वतन के वास्ते हम जान रखते हैं, लबों पर गीत वंदे मातरम का गान रखते हैं, रगों में खौलता सा रक्त, शब्दों में भी अंगारे, हृदय को चीर कर देखो तो हिंदुस्तान रखते हैं। लगभग नामुमकिन है मुझको रखना ताले में, अरे दीपक हूं मैं, धर्म मेरा है, सबको रखूं जाले में। जिस दिन सच कहने की हिम्मत मुझे दगा दे जाएगी, कलम तोड़कर रख दूंगा मैं उस दिन अपनी आले में, कलम तोड़कर रख दूंगा मैं उस दिन अपनी आले में। वतन है देवता इनका, वतन इनकी इबादत है, वतन के वास्ते होती सदा इनकी शहादत है। कौन है साहब सैनिक? 4 पंक्तियां अपने परिचय की और पढ़ता हूं कि वतन में जब कभी भी झूठ की जयकार होती है, सच्चाई गम सदा सहमी डरी लाचार होती है, शहीदों की शहादत पर सियासत रोटियां सेके, कलम मेरी सुनो उस वक्त फिर तलवार होती है, कलम मेरी सुनो उस वक्त फिर तलवार होती है। कि वतन है देवता इनका, वतन इनकी इबादत है, वतन के वास्ते होती सदा इनकी शहादत है। सियासत को नहीं मालूम लेकिन जानते हैं हम, इन्हीं के रक्त के दम पर वतन अपना सलामत है, इन्हीं के रक्त के दम पर वतन अपना सलामत है। क्या होता है साहब सैनिक कि आन बान शान देश की है वीर सैनिकों से देशभक्ति और स्वाभिमान है। आन बान शान देश की है वीर सैनिकों से देशभक्ति और स्वाभिमान है। मान या प्रतिष्ठा निष्ठा और कर्मयोग मित्र, ध्यान से सुनो ये सैनिकों का बलिदान है। कि भारती की आरती के थाल को सजाएं पुष्प प्राण तेल दीपक लो बाती के समान है। और देश नीति क्या है? इन वीर बलिदानियों की सेवा व्रत रूप है शहादत का गान। मेरे समक्ष ज्यादातर राजनेता बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से संबंध रखते हैं। मुझे घटना याद आ गई, अभी पिछले दिनों में पश्चिम बंगाल में था, आदरणीय सूल जी मेरे साथ थे। वहां एक नेताजी आए थे मुख्य अतिथि के तौर पे, मुझे उन्हें मंच पर बुलाना था, तो मैंने उन्हें आमंत्रित किया कि मैं भाई साहब ये पानी वानी बंद कर दो 2 मिनट के लिए, भाई साहब दुकान जमा रहा हूँ। नेताजी थे, वो नीचे बैठे हुए थे, उन्हें मुझे मंच पर बुलाना था, जैसे आदरणीय सूल जी संचालन कर रहे हैं ऐसे ही मैं वहां संचालन कर रहा था। तो मैंने कहा मैं आदरणीय नेताजी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें। अब नेताजी आ गए, लेकिन वो भूल गए कि उनके हाथ में एक तंबाकू की पुड़िया लगी हुई है। ये तो उत्तर प्रदेश के बैठे हुए, वो पश्चिम बंगाल के थे। अब देखिए नेता क्या होता, 30 सेकंड के अंदर उन्होंने अपने दिमाग को कैसे सेट किया। दोस्तों, हमारा देश इस कागज की पुड़िया के समान, इसके ऊपर का हिस्सा कश्मीर, जिसे पाकिस्तान यूं तोड़ लेना चाहता है और अपने हिस्से में मिला लेना चाहता है। लेकिन इसे मालूम नहीं कि सफेद चोटी वाला हिमालय चूना हमेशा कश्मीर में ही रहेगा। ये कभी भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अब रही छोटी मोटी समस्याएं, आतंकवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अनाचार, समाजवाद, साम्राज्यवाद, इनको तो हम चुन चुन के बाहर फेंकते हैं। हमारा शौर्य देखकर पाकिस्तान की औकात क्या, पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबाएगी। ये होता है नेता। सूल जी बड़े कवि थे। एक बार मुझे घटना याद आ रही है इनकी, मैं इनके साथ एक कवि सम्मेलन में था, तो इनकी कविताएं सुनकर के वहां बैठे मुख्य अतिथि मर गए। इनको सजाए मौत हुई, अदालत में पेश किया गया। जज ने इनसे पूछा कि तुम्हारी कविता सुनकर के एक मुख्य अतिथि मर गए, तुम्हें सजाए मौत दी जाती है, कुछ कहना चाहते हो? सूल जी बोले कहना चाहता हूं। सूल जी बोले कहना चाहता हूं। जज बोला क्या कहना चाहते हो? कि साहब उस दिन कविता मैंने अधूरी सुनाई थी, पूरी तुमको सुनाना चाहता हूं। बात समझ में आ गई तो एक बार भूल जाओ। मुझे पता चला कि सूल जी को माफ कर दिया अदालत ने, तो मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा बधाई दे दूं। मैंने दादा को फोन किया, मैं दादा कहां हो? बोले ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा कर रहे हो? बोले कविता पढ़ने के लिए आया हूं। मैंने 8 दिन बाद फिर फोन किया, मैं दादा कहां हो? बोले इटली। मैंने कहा कर रहे हो? बोले कविता पढ़। मुझसे रहा नहीं गया, मैं इनके घर चला गया।
मैंने जाकर के डोरबेल बजाई, अंदर से इनका बेटा निकल करके आया मुझसे। बोल, मैंने पूछा मेरे पापा कहाँ हैं? बोले पापा मम्मी के साथ बर्तन साफ कर रहे हैं। मैंने वहीं से फोन किया, मैं दादा कहाँ हो? बोले अमेरिका। तुम कहाँ हो? मैंने कहा अमेरिका के गेट पर खड़ा हुआ हूँ, जरा दरवाजा खोलो। लड़का अंदर से निकल करके आया, बोला चाचा जी नमस्ते। मैंने नमस्ते, कैसे हो? बोले बहुत अच्छे। मैंने कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बोले 5th क्लास में। तो मैंने बताओ 16 पंजे कितने होते हैं? बोले 16 पंजे 150। दादा बोले शाबाश। अरे मैंने कहा शर्म करो यार, तुम देश के बड़े कवि हो, बड़े संचालक हो, बच्चा 16 पंजे 150 बता रहा है। बोले दीपक जी आज इसमें बड़ा सुधार है। मैंने कहा कैसे? बोले कल 16 पंजे 350 बता रहा था, आज 150 बता रहा है, कल 80 पर आ जाएगा। ऐसे हमारे कवि हैं। मैं शुरू होना चाहता हूं कि आन बान शान देश की है, वीर सैनिकों से देशभक्ति और स्वाभिमान है। मान या प्रतिष्ठा, निष्ठा और कर्मयोग मित्र ध्यान से सुनो, ये सैनिकों का बलिदान है कि भारती की आरती के थाल को सजाए पुष्प, प्राण तेल दीपक लो बाती के समान है। और देश नीति क्या है? उन वीर बलिदानियों की सेवा व्रत रूप है, शहादत का दान है। क्या होता है साहब सैनिक कि राजपाट भोगने का मन में विचार नहीं, घर से गया था परिवार में छोड़ के। राजपाट भोगने का मन में विचार नहीं, घर से गया था परिवार निज छोड़ के। और बेहिसाब हौसला था युद्ध बीच कौशल का, जीतने गया था जंग बंधनों को तोड़ के। कि परम धर्म रणनीति को निभाता रहा, रिपु की सेना को रख दिया झकझोर के। और हार नहीं मानी बाजी प्राण की लगा के गया, रात में सो गया तिरंगा तन। आदरणीय डॉक्टर साहब की पावन उपस्थिति है, इनके बीच में मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब बड़े लोगों ने मुझे बताया है कि साहब हिंदुस्तान की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना हमारे पास है। मैं ये सोचता हूं कि जब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना हमारे पास है तो हमारे सैनिकों को तिरंगे का कफन क्यों उड़ना पड़ता है? मैंने इस पर रिसर्च किया कि जब जब मांगता है रक्त सुनो वीर भूमि, वीर धीर सीना ठोक मुख नहीं मोड़ते। कि जब जब मांगती है रक्त सुनो वीर भूमि, वीर धीर सीना ठोक मुख नहीं मोड़ते। और देशभक्त सीने में जो उठता है ज्वार तब प्रण ठान लेते किंतु प्रण नहीं तोड़ते। सन 1971 के युद्ध में 1 लाख सैनिकों को बंदी बनाया था कि जब जब मांगती है रक्त सुनो वीर भूमि, वीर धीर सीना ठोक मुख नहीं मोड़ते। देशभक्त सीने में जो उठता है ज्वार तब प्रण ठान लेते किंतु प्रण नहीं तोड़ते। कि 1 लाख सैनिकों को जान का दिया था दान, उन सैनिकों को यदि जिंदा नहीं छोड़ते तो सुन ले सियासती खोल खोल कान, फिर भारती के लालियों तिरंगा नहीं मोड़ते। भारती के लालियों तिरंगा नहीं मोड़ते। क्या आवश्यकता है साहब कविताएं लिखने की कि जब तलवारें और तीर बस घुघरू से डर जाते हों। सूल जी वकील साहब हैं लेकिन कविताएं क्यों लिखते हैं मैं बताता हूं। कि जब तलवारें और तीर बस घुंघरू से डर जाते हों, जब बिना वायु के गुब्बारे अंबर में धूम मचाते हों, जब जनमत के सिंहासन पर कायरता की दस्तक हो, पांचाली के चीरहरण पर मर्यादा नतमस्तक हो, जब शब्दों के सूरज पर अंधियारी रात प्रभावी हो, मासूमों के मस्तक पर केवल जिहाद प्रभावी हो, जब घनानंद के अनुयायी हिंसा का पाठ पढ़ाते हों, नित्य अहिंसा को फांसी के फंदे पर लटकाते हों, जब सिंहों की हुंकारों पर प्रश्न उछाले जाते हों, सच को निष्कासित करके फिर झूठ संभाले जाते हों, तब वीरों के पौरुष की कुछ कड़ियां बोनी पड़ती हैं और वाणी पुत्रों को कलम उठाकर रातें खोनी पड़ती हैं। वाणी पुत्रों को कलम उठाकर रातें खोनी पड़ती हैं। कि जब शबनम की बूंदों का अलगाव ताप हत्यारा हो, जब शबनम की बूंदों का अलगाव ताप हत्यारा हो, गंगा यमुना का निर्मल जल जब सागर से भी खारा हो, जब दया धर्म और मानवता की रोज चिताएं जलती हों और दिलों में प्रेम नहीं केवल नफरती पलती हों, ललकारों पर कर्णधार चुप रहते हों, उजियारों के हम स्वामी घने अंधेरे कहते हों, तब भावों की स्मृतियां बन कविता स्वयं उमड़ती हैं और वाणी पुत्रों को कलम उठाकर रातें खोनी पड़ती हैं। वाणी पुत्रों को कलम उठाकर रातें खोनी पड़ती हैं साहब। कि माँ की रक्षा को माओ ने वंश निशानी दे डाली। मैं 2 मिनट और रहूंगा आपके बीच थोड़ा सा। कि माँ की रक्षा को माओ ने वंश निशानी दे डाली इस धरती माँ की रक्षा के लिए। कि माँ की रक्षा को माओ ने वंश निशानी दे डाली, आंच नहीं आने दी वीरों ने कुर्बानी दे डाली। जिसको सुनकर माँ ने ली थी इंकलाब की अंगड़ाई,
जिसको सुनकर भारत मां की चूनर धानी हर्ष आई, जिसको सुनकर क्रांतिकारियों ने प्राणों का दान दिया, आजादी के महायज्ञ में निश्चोड़ित बलिदान किया, वही मातरम शर्मिंदा है गद्दारों के होठों पर और सियासत नाच रही है अर्थ जगत के कोठों पर। इतनी अच्छी पंक्ति अगर खामोशी से सुनिए तो मेरे ख्याल से समझ नहीं आई आपके मैंने कहा क्या है। सुनी नहीं आपने, खामोशी से सुन गए कि मां की रक्षा को माओ ने वंश इंसानी दे डाली, आंच नहीं आने दी वीरों ने कुर्बानी दे डाली, जिसको सुनकर मां ने ली थी इंकलाब की अंगड़ाई, जिसको सुनकर भारत मां की चूनर धानी हर्षाई, जिसको सुनकर क्रांतिकारियों ने प्राणों का दान दिया, आजादी के महायज्ञ में निश्चोड़ित बलिदान किया, वही मातरम शर्मिंदा है गद्दारों के होठों पर और सियासत नाच रही है अर्थ जगत के होठों पर। आजाद शेर भारत मां के क्या कभी कैद हो सकते हैं? आजाद शेर भारत मां के क्या कभी कैद हो सकते हैं? छोटे मोटे लेख कभी क्या शिलालेख है? अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ो, वो कविता में छोड़ दी गई। सूल जी बता रहे थे भगत सिंह नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे, सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, दोबारा अगर हमारा देश गुलाम हुआ तो बचाने कौन आएगा? मैं पढ़ता कि आग जलती ही रहेगी क्रांतिकारी अंश की, बहुत बढ़िया, काट देंगे जड़ सभी हम क्रूरता के वंश की, और हो सुसज्जित आयुधों से चल पड़ेंगे हम सभी, जब कभी आवाज उठेगी यहाँ विध्वंस।